नमस्कार, सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज चर्चा है उत्तर प्रदेश कहां चूकी बीजेपी। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा फोकस में है उत्तर प्रदेश। यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी हिट हो गई, जबकि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। अब सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद सीट की हो रही है, जिसमें अयोध्या आता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद फैजाबाद से बीजेपी की करारी हार हो गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी ने बाजी मार ली। सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो माहौल बना था उसका क्या हुआ? क्या यूपी में राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया? राम मंदिर के अलावा ऐसी कई और वजह हैं जिसकी वजह से यूपी में बाजी पलट गई, और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पत्रकार पैनल आज इस चर्चा में शामिल हो रहा है। स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी का। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार भी शिरकत कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, आपका भी स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, आपसे ही मैं इस सवाल की शुरुआत करता हूं, जो हमने शुरुआत में बोला कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह जहां या ऐसा राज्य सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जहां से हैं, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन हमारी डेमोक्रेसी में यूपी से आता है। 2014 देख लें, 2019 देख लें, तो बीजेपी की जो जीत का आधार बना वो उत्तर प्रदेश बना। और अब 2024 में जो बीजेपी अपने उस प्रचंड बहुमत वाली चीज से पिछड़ गई, अब एक कोएलिशन की गवर्नमेंट बन रही है, सरकार बना रही है, लेकिन जो उम्मीद थी या जैसे विश्लेषण आ रहे थे या जो दावे थे उससे काफी पीछे रह गया मामला, और फिर उसका आधार बना उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ, आज इसी की पड़ताल करने जा रहे हैं। फोकस स्टार्ट करते हैं अयोध्या से और उसके बाद धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश पर जाएंगे। अयोध्या, जहां की राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का न सिर्फ उद्घाटन हुआ, बल्कि एक ऐसा मुद्दा था जो 100 साल या कहें 500 साल से पुराना था, उसका पटाक्षेप हुआ। और इस ढंग से हुआ जहां लग रहा था कि भाई पूरे राष्ट्र में एक अलग ही उसके लिए उत्साह है, उन्माद है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। और फिर अयोध्या तो वो जगह थी जहां सब कुछ हुआ, लेकिन वहां बीजेपी हार गई। कैसे? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश पूरा जीत जाती, अयोध्या हारती, तब भी यही सवाल उठता। इसलिए वो उसके साथ अयोध्या हारी है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। उसके बाद अयोध्या हारी। उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें इतनी संख्या में घट गई है, देश में भी उसकी स्थिति जो है, जो अपेक्षा थी भाजपा को, उसके अनुरूप नहीं रही। तो अयोध्या बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अयोध्या आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति के मुख्य धारा में लाने की भूमिका निभाई थी, और जब उसकी पूर्णाहुति हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे धक्का लगा है। लेकिन इसका यह निष्कर्ष नहीं होना चाहिए कि मतदाताओं ने अयोध्या का में जो कुछ भी हुआ है उसका समर्थन नहीं किया होगा, कि प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन हो, मंदिर का समर्थन हो। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे, उन्होंने भी वहां राम मंदिर का विरोध करके चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया था। वहां इशू बिल्कुल दूसरे थे ये। लेकिन अगर अयोध्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के लिए नवोन्मेष का केंद्र बनाने की कोशिश है, तो वहां के सांसद जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी तो उसका एक प्रतिछाया उनकी होनी दिखाई देनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं को। दूसरा कि एक तरफ राम मंदिर हो रहा है, लेकिन वहां के सांसद की भूमिका क्या, वहां के पिछले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में जो कुछ अयोध्या में हुआ है, उसमें कोई बड़ी भूमिका कहीं दिखाई दी है कि वहां के सांसद भी इसके निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हैं। तीसरी स्थिति यह है कि भारतीय, ध्यान से आप देखेंगे तो अयोध्या से थोड़ा बाहर भी निकल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी के बाद जो पहले जिस ढंग से अयोध्या को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते थे, वो स्थिति थी ही नहीं। अयोध्या, ऐसा लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुख्य मुद्दा बना के लड़ने की कोशिश कर रही हो। तीसरे चरण के पहले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां गए, रोड शो किया, वो शायद कोशिश भी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि पार्टी ने उसको नैरेटिव में लाने के लिए कोई बहुत प्रयास नहीं किया है। तो यह समझ से परे है
कि उतने बड़े मुद्दे को 500 बाद मंदिर निर्माण हो रहा है, अगर वो पार्टी के मुख्य मुद्दे के रूप में जनता के सामने आ नहीं रहा है, नैरेटिव दूसरे बन रहे हैं, विषय दूसरे आ रहे हैं, बहस दूसरे पर हो रहे हैं, तो संभव है कि लोगों की स्मृतियों के से में उस ढंग से अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा नहीं रही हो, क्योंकि देश में उस दिन 10,38,000 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम हुए हैं, लोग बाहर निकल के आए थे, शहर शहर में भगवा झंडे लहरा रहे थे, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो कुछ चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से की थी, उदाहरण के लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। अब उसके पीछे कुछ सोच रही होगी, शायद यह भी सोच रही होगी कि चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जैसे पिछड़ों के लिए काम करने वाले लोगों को अभी तक सत्ता ने महत्व नहीं दिया, हमको देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप देते हैं कि जिस चीज के ये सिंबल थे कर्पूरी ठाकुर की, पहली बार बिहार में आपने 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया पिछड़ी जाति के लिए, तो धीरे धीरे पूरा जो नैरेटिव था लंबे समय तक, वो पिछड़े, आरक्षण, और वो बढ़ते बढ़ते ऐसा फैला कि भारतीय जनता पार्टी उससे निकल नहीं सकी। बार बार प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी कि मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा और मैं पिछड़ों का कांग्रेस विरोधी, और ये इसमें फंसता चला गया। उसमें उनका जो हिंदुत्व के मुद्दे होते हैं वो काफी पीछे गए हैं। लेकिन मूल बात जो समझिए कि अयोध्या की स्थिति क्या थी। मैं स्वयं अयोध्या गया था, जिस ढंग से वहां सड़कें तोड़ी गई, योगी आदित्यनाथ जी के कुछ मामलों में बहुत अच्छा शासन रहा है, लेकिन अफसरों की जो अफसरशाही रही है, जो पुलिस का रहा है कि अयोध्या में आप जाते तो पूरी अयोध्या हमेशा पुलिस के नियंत्रण में रहती थी। एक पुलिस वाला चाहे तो आपको मंदिर में ले जाकर दर्शन करा सकता था, किसी को भी करा सकता था, लेकिन बाकी आप कोशिश करके रह जाए तो आपकी गाड़ी तक वहां जा सकती थी एक पुलिस वाले के कहने पर। पुलिस की गाड़ियां परिवार के साथ वहां जाते थे। एक वीआईपी की एक वीआईपी आ गया तो पूरा अयोध्या। मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया, मेरे लिए अयोध्या के अंदर घुसना मुश्किल था। मैं 12 बजे से 1:30 बजे तक घूमता रहा मैं, क्योंकि बताया गया कि राजनाथ सिंह आने वाले हैं। फिर एक जगह किसी पुलिस वाले ने कहा कि आप मोबाइल नंबर मैं देता हूं, वहां आप बात करिए। मैंने पीसीआर से बात की, फिर उसने नंबर लिखा और मैं पहुंचा, तब तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था। यह वहां की अस्थायी वृत्ति हो गई। उसी तरह जो परंपरागत दुकानें थी वहां वो टूटी तो वो दुकानें किराए में थी, उसमें बहुत सारे इत्र बेचने वाले बाकी सामान्य लोग सब थे, भाजपा के वोटर थे। लेकिन वो जो मैं कई बार मेरे से बात तो अवधेश जी, जो आप ये कह रहे हैं, जो आप ये बात कह रहे हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारी बातें कही और अभी जो अंत में आप बात कह रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या हमको तो दूर से बहुत सब कुछ चमकता हुआ दिखा, भव्य राम मंदिर दिखा, उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा दिखी, लेकिन लोकली जब ये जिस जगह सब कुछ हो रहा था, वो कार्यक्रम के पीछे जो लोकल लोग थे उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। वीरेंद्र भट्ट साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक लाइन मैं पूरा कर रहा हूं, कि उसमें जो वहां के विधायक की और सांसद की भूमिका होनी चाहिए थी कि उनका पुनर्वास हो, उनको ठीक से मुआवजा मिले, वो वहां नहीं हो पाया। जो इन लोगों की भूमिका थी वो आसानी से की जा सकती थी, वो इन लोगों ने नहीं किया है। तो हाँ, ये तो जो स्थिति थी वहां लोगों के अंदर, तो मतलब ये जो लोकल जो प्रॉब्लम हुई, जो लोकल लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो वो राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी, उन सबको सरपास कर गई और उनका जो अपनी तकलीफ थी, जिसमें अयोध्या में वो सब निर्माण कार्य हुए या बाकी प्रगति या होटल का बनना या वहां लोगों का आना, वो लोकल लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या यही वीरेंद्र भट्ट साहब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस हार का? देखिए, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज ए ऑर्फन। उसको कोई ओन नहीं करता सर, ये समस्या ये है। अयोध्या की बात पहले कर ले। अयोध्या में करीब 2200 मकान तोड़े गए राम पथ के निर्माण में, उसको चौड़ा करने के लिए 30 मंदिर तोड़े गए और करीब 800 घर तोड़े गए और अन्य स्थान तोड़े गए। उसको मुआवजा मिलने को लेकर के बहुत विवाद था। ज्यादातर उसमें किराएदार थे, तो किराएदारों को एक जो है कंपेंसेशन का एक कंसोलेशन अमाउंट दे दिया गया और बाकी पैसा असली उस स्थान के मूल ओनर को गया। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जमीन का एक्विजिशन हुआ, उसको लेके बहुत विरोध था और उसके जो जमीन का मुआवजा दिया गया उसकी दरों को लेकर के जनता बहुत नाराज थी और लोगों ने कहा कि सर, नोएडा के लिए एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे जो है 10 गुना अधिक दिया जा रहा है, यहाँ कम दिया जा रहा है। तो इसकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर नाराजगी है। लल्लू सिंह हारे हैं, लेकिन उनको 5 लाख से अधिक वोट मिला है, 58-57 हजार से हारे हैं।
और ये उनके बारे में ये कहा गया था कि इनका टिकट इनको ना दिया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जहां तक बीजेपी का वोट इस बार कम हुआ है, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 करोड़ 28 लाख वोट मिला था और 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला था। इस बार 3 करोड़ 62 लाख वोट मिला है बीजेपी को, यानी 2019 की तुलना में ये अब की बार करीब 65,91,000 वोट घट गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बारे में अभी तक कोई, खैर अभी तो बहुत समय नहीं हुआ है, तो बीजेपी का वोट घटा है। यहाँ हमें ये भी चर्चा करनी होगी कि बीजेपी का वोट क्यों घटा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से नारा दिया गया बीजेपी की ओर से 400 पार, ये इनके लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ और अपोजिशन के पास एक महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कोई मुद्दा नहीं था, उसको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और गांव-गांव ये संदेश चला गया कि साहब इसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भी ये बयान दिया था कि भाई हमें संविधान को अमेंड करने के लायक 400 सीटें दीजिए। इसको भी वो मुद्दा भी उनके खिलाफ गया। अब आरक्षण खत्म हो गया, ये मुद्दा क्यों बन गया? ये मुद्दा इसलिए बन गया कि यूपी में पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो 10 परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो गया और वो परीक्षाएं कैंसिल की गई। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव प्रचार में ये आरोप लगाया कि सरकार पिछड़ों को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है, सरकार पिछड़ों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखना चाहती है। ये नारा क्लिक किया उन्होंने संख्या भी दी कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग जो है हर क्षेत्र में 2 लाख के आसपास आती है जो सरकारी नौकरियों में परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हुए थे। यदि 2 लाख वोट अगर बीजेपी के खिलाफ हो जाए तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो अखिलेश का आंकड़ा तो 80 करीब जो है 1 करोड़ 60 लाख वोटरों का था, लेकिन 66 लाख वोट तो कम हो गया। और यूपी में आरक्षण को लेकर के एक समस्या ये है कि यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को आरक्षण के आधार पर नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी एक एंटाइटलमेंट बन चुका है, इट्स ए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। और जहां तक महंगाई की बात है तो महंगाई को एक्सप्लेन करने के लिए आप उनको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट तो बता नहीं सकते। महंगाई आपको मालूम है 4% 5% के अराउंड चल रही है, और जबकि 13-14 के पार्लियामेंट के चुनाव की तुलना में 14 के पार्लियामेंट के चुनाव के समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, लेकिन फिर भी लोगों को महंगाई आज ज्यादा लग रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो आपने अयोध्या की भी बात की और एक मोटा आंकड़ा यूपी के लिए भी बताया, प्रेम कुमार साहब, तो क्या जिस तरीके से बाकी यूपी में 29 सीटें खोई हैं इस बार, जी 29 सीटें खोई हैं इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या की सीट भी उन्हीं 29 सीटों में शामिल है और लगभग वही चीजें वहां भी हुई। हमें यहां से देख के लग रहा है कि राम मंदिर है और हो सकता है कि अयोध्या में इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो अब जो अभी हम और बात करेंगे उसके ऊपर कि क्या ये लोकल एमएलए की गलती है, एमपी की गलती है, वहां के मुख्यमंत्री की गलती है, या जब इतना बड़ा काम हो रहा था तो केंद्र इन बातों को कैसे भूल गया? क्या ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी ऊपर तक ना गई हो कि भाई कोई भी मुआवजा दे दो, कैसे भी ले लो, ये चीज इतनी आसानी से निगलेक्ट नहीं हो सकती। तो अयोध्या भी बाकी यूपी की धारा में बह गया या वहां के कुछ अलग प्रॉब्लम थी? देखिए, बट ये अवधेश जी ने एक व्याख्या रखी, अच्छी व्याख्या रखी उन्होंने, वहीं से थोड़ी सी बात इसको देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने प्रदेशों में एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए समय समय पर प्रयोग किए, जैसे मुख्यमंत्री बदलना, कैबिनेट बदलना, या फिर सांसदों को, उम्मीदवारों को बदलना, ये लगातार प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश इस प्रयोग से अछूता रहा। ये मैं अवधेश जी की बातों का एक निष्कर्ष दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश इन जो बदलाव से अछूता रहा। एक बात ये है। दूसरा है कि ये अछूता रहा तो क्यों रहा? उसका कारण संगठनात्मक है। जो अरविंद केजरीवाल के मुंह से जो नारा आया था कि अगर मोदी शाह जीत जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट नहीं होगी, ये अरविंद केजरीवाल जी को सपना नहीं आया था। ये बात भी उनके मुंह में बीजेपी के ही लोगों ने डलवाई थी, ये आप समझ लीजिए। ये अंदर खाने की बात थी, तो ये नारा पिक किया। उसके बाद क्षत्रिय की नाराजगी, लोग बोलते थे कि नहीं यूं ही है, क्षत्रिय वोट बीजेपी को ही वोट करेंगे, लेकिन साबित हुआ कि नहीं, या तो वो घर में बैठे या बीजेपी के खिलाफ वोट किए।
फिर वो संविधान वाला मुद्दा जो था जिसकी चर्चा हमारे मित्र ने की, तो वो मुद्दा निश्चित रूप से विपक्ष भुनाने में कामयाब रहा। उसकी काट खोजने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयोग किए, भैंस और मंगलसूत्र और तमाम चीजें, वो लोगों को समझ में नहीं आई, सीधी सी बात। और ये ना राजस्थान में लोगों को समझ में आई, ना उत्तर प्रदेश में समझ में आई। राजस्थान से ही उन्होंने बात शुरुआत की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम देखें तो जो श्री राम को लेकर के जितनी हवा बनाई गई थी, उस हवा को दरअसल विपक्ष ये बताने में कामयाब रहा कि ये अपने आप को कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, जो उनको हम लाएंगे, तो ये राम से बड़े हो गए। इस बीच आखिरी चरण आते आते जो पूरा पूर्वोत्तर पूरब की हवा बही जहां, तो वहां आते आते नरेंद्र मोदी जी अविनाशी हो चुके थे, भाई बायोलॉजिकल हो चुके थे, तो इन सब का ज्यादा प्रभाव उस इलाके में मिला। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला। बीजेपी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करती दिखी उम्मीद के मुताबिक, हम जैसा लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन पूरब की तरफ बढ़ते बढ़ते ये पूरा जो चुनाव प्रचार है बीजेपी के अगेंस्ट में जाता दिखा। मुझे लगता है कि इस चीज से लड़ने के लिए संगठनात्मक रूप में आज भी जो बात चल रही है, अमित शाह जी के जो भी, हालांकि हाई लेवल पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी समीक्षा नरेंद्र मोदी जी स्वयं करेंगे उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले अमित शाह जी समीक्षा करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी समीक्षा करेंगे। इसका सीधा संबंध योगी और अमित शाह जी के ऊपर टोपी ट्रांसफर करने के को लेकर के है कि कहीं बीच का ये किया जाए। तो ये संगठन के भीतर सिंक नहीं बनना, नैरेटिव के खिलाफ, विपक्ष की नैरेटिव के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाना, अपना नैरेटिव उल्टा पड़ जाना, और श्री राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत सही कहे अवधेश जी ने, बहुत सही कहा कि वो मुद्दा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ जनता तक। या क्यों नहीं फॉरवर्ड हुआ? इसलिए कि कार्यकर्ता उदासीन थे, इसलिए कि कोई उसको आगे बढ़ाने वाला नहीं था। इसका कारण संगठनात्मक ज्यादा लगता है विवेक जी मुझे। जी ठीक है। ब्रजेश जी, यहाँ पर क्या जो अभी तक के तीनों वक्ताओं की बात लगी, और खासतौर पे प्रेम कुमार जी ने एक बात कही, कॉम्प्लिसेंसी जो वर्ड है अंग्रेजी में, कि ऐसा लगा कि राम मंदिर बना दिया और बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गई, उसका एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ उद्घाटन हो गया, तो माना गया कि चीज़ें मोटे तौर पर, और उस प्रदेश में, उस शहर में, तो वहाँ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बीजेपी ने अपने काफ़ी सारे पुराने जो एमपीज थे उन्हीं को दोबारा टिकट दिया, जबकि उनके पास थोड़ी लोकल, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, दो बार से थे उस सीट पर रही होगी। लेकिन शायद थिंक टैंक को लगा होगा कि यहाँ पर तो चूंकि सब ये उस जगह का केंद्र है जो पूरे राजनीति का प्रतीक रहा है, और उसको हमने एक अंजाम तक पहुंचाया है, कि ये चीज़ घट गई और वो उल्टी पड़ी। देखिए, पहले मैं अयोध्या की बात करता हूँ। हाँ, ये अयोध्या के लिए सवाल है। प्रत्याशियों को उन्होंने, हाँ नहीं, 48 प्रत्याशियों को रिपीट किया। उसमें 40 ऐसे थे जिनके खिलाफ बगावत थी उनके क्षेत्रों में। 40 ऐसे थे जिनके खिलाफ बगावत कर रही थी जनता, और बाकायदे ये बात पहुंचाई गई थी। अब अयोध्या का आप लीजिए, देखिए हर चीज़ ये सोच के नहीं होता कि साहब वोट देंगे ही। अयोध्या के विषय में आप ये समझ लीजिए, ये धरती पहले से ही कोई आज की बात नहीं है। यहाँ मित्र सेन यादव जीते थे, कम्युनिस्ट थे वो, और उनके बेटे आनंद सेन जीते। अरविंद सेन भी यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे, जो रिटायर हो गए वो। और ये पहले से ही ऐसी धरती रही है जहाँ पर इस तरह के बाकायदे रिजल्ट आते रहे हैं। अब जब अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया कि अवधेश प्रसाद को लड़ाने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तमाम विरोध के बावजूद, जबरदस्त विरोध के बाद, जो कार्यकर्ता इनसे कहता रहा कि साहब ये नहीं जीत सकते हैं लल्लू सिंह, अब आपको, तो इन्होंने कोई समीकरण नहीं बनाए, जाति समीकरण नहीं फिट किए इन्होंने, और बाकायदे लल्लू सिंह को उतार दिया। परिणाम ये हुआ कि अवधेश प्रसाद जो बहुत पुराने लीडर हैं, समाजवादी हैं, उनको पूरा पासी वोट गया, और अन्य वोट भी चला गया तमाम पिछड़े वर्ग का। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझ के कह रहे थे, लोग वोट देंगे ही, वोट लोग इन्हें देंगे ही, ये जान करके, और कोई रणनीति नहीं थी। ऐसा लग रहा था अयोध्या एक केंद्र है, वहाँ पर लोग विवश होकर वोट देने आएंगे। ये नहीं जानते थे कि अयोध्या के क्षेत्र का, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक अपना इतिहास रहा है।
उसमें कम्युनिस्टों का भी जड़ें बहुत गहरी रही हैं। वहाँ पर इस तरह के होते रहे हैं और लोग भी जीतते रहे हैं। कोई आज पहली बार नहीं है कोई अवधेश प्रसाद जीत गए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, आप समझ लीजिए ऐसे प्रत्याशी तो मैं कल्पना नहीं करता कि साहब ऐसे प्रत्याशी। मैं गया अलीगढ़ में मैंने खोजना शुरू किया कि वो व्यक्ति मुझे मिल जाए जो सतीश गौतम के लिए एक शब्द बोल दे कि नहीं ठीक आदमी है, या ठीक आदमी नहीं चलो वोट देंगे। जिससे पूछा वो ऐसा लगता था मैंने अपराध कर दिया हो। कहा कि 5 साल इन्होंने जो कृत्य किए हैं मैं इसको भूल नहीं सकता, चाहे कोई जीते न जीते इनको वोट नहीं देना है। तो ये स्थिति रही हर क्षेत्र में। इनके प्रत्याशी इतना लोग गए, दिल्ली गए, कहने गए लोग, और ये बाकायदे इन्होंने आश्वासन भी दिया नहीं है वो कह दे। क्या सर्वे कराया था इन्होंने? सबसे पहले प्रमुख बात तो ये हो गई कि प्रत्याशी इनके ऐसे थे कि जिनके लिए पहले दिन से जो ही घोषित हुआ तो ये लोगों ने कहना शुरू किया कि ये नहीं जीतेंगे। अब मैं जितने क्षेत्रों में गया वहाँ पर यही था कि ये साहब प्रत्याशी बदल देते तो ज़्यादा अच्छा था, प्रत्याशी नहीं बदला है तो शायद लड़ाई बड़ी कठिन हो गई या शायद ही जीते। दूसरी चीज़ क्या हुई कि पेपर आउट हो गया, वो लीक हो गया। अब 50 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। वो बेचारे मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला जो बाकायदे जिन्होंने पैसा खर्च किया था, उनके पास पैसा नहीं था, इधर से उधार लिया, वो पैसे से उसमें ड्राफ्ट लगाया, बाकायदे आए, और जो ही वो परीक्षा दे के गए वहाँ पर पता चला पेपर लीक हो गया। ऐसे तमाम लोग मुझे मिले और ज़्यादातर लोगों ने उनके परिवार ने वोट नहीं दिया। नंबर तीसरी बात जो लोगों ने नहीं, मैं तो गांव-गांव गया हूँ, स्थिति ये रही कि जिनके पास झोपड़ी है, बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक गैंग तैयार किया 15-15, 20-20 हर क्षेत्र में, जो बाकायदे यही कामें करते थे, नोटिस बांटना, जिससे उनकी इनकम होती थी। जिनके झोपड़ी है उनको 10-10 लाख रुपया, मेरे पास कागज रखे हुए हैं इसके, 10-10 लाख रुपया जुर्माना, जिसके छप्पर पड़ा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं? लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ चला जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ, और जुर्माना ब जुर्माना, डेली उस पर दबाव नहीं, वो तो एक जो बल्ब जल रहा उसको काट देने की धमकी। और चौथी चीज़ रही कि मुख्यमंत्री योगी ने जो व्यवस्थाएं की थी आवारा पशुओं के लिए, जो गौशालाएं बनवाई थी, उसको अधिकारियों ने पूरी तरह से लागू नहीं किया। पैसा कुछ लोगों की जेबों में जाता रहा, वो नहीं उसको व्यवस्था कर पाए ठीक ढंग से, और लोग परेशान रहे। बाकायदे दिन में खेती करना, रात को बचाना, और तो उसका कोई अधिकारी आप जो बात कह रहे हैं, तो मतलब ये आपकी बात से एक बात समझ में आ रही है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और जब ये एक दिन की बात नहीं है, जो मैंने कहा ना, क्या कोई कॉम्प्लिसेंसी थी, ये मान लिया था कि एक राम मंदिर का काम हो गया जो निश्चित तौर पे एक बड़ा काम था, लेकिन वही पूरा काम कर देगा ये मान लेना, और उस आधार पर दूसरी तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देना। अवधेश सिंह साहब, क्या यही हुआ? और देखिए, बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है। आप अभी कौन आंकड़ा दे रहा था, शायद वीरेंद्र जी ने दिया था कि 56 लाख वोट कम हो गए हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो इतने बड़े मार्जिन से जीतते थे, इस बार उनका भी मार्जिन 3 लाख वोटों से कम हो गया। और सिर्फ वाराणसी नहीं, उसके आसपास गाजीपुर, घौसी, जौनपुर, चंदौली, बलिया, आजमगढ़, रॉबर्टगंज, वहां पर भी बीजेपी को धक्के लगे। तो क्या ये सब कुछ जो अभी बोल रहे थे ब्रजेश जी, या ये योगी साहब को भी नहीं दिखा, ये बाकी पर्यवेक्षकों को भी नहीं दिखा, अमित शाह साहब जिन्होंने मतलब एक तरह से सबको आश्चर्य में डाल दिया था 2014 में जिस तरीके से यूपी निकाला, 2019 में भी, तो क्या वहां तक भी वो बात नहीं गई? या बात तो जा रही थी, जैसे अभी कह रहे हैं कि नहीं, बताया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन शायद ये मान लिया गया कि राम मंदिर से बड़ा और क्या हो सकता है, तो वोट तो आना ही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो कुछ भी लोग बता रहे हैं, देखिए जीत जब होती है ना तो सक्सेस कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ ब्लंडर्स। वो बात तो सही, वो बात सही है अवधेश जी, लेकिन अब बात तो हम ऐसे ही करते हैं। मैंने तो नहीं ना, मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब पराजय होती है तो उसके कारण आप तलाशते हैं, और जितनी बातें कही गई वो सब कारण होते हैं।
लेकिन ये कारण जो है ना 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी थे। मैं वहां लगभग 2 से 2.5 महीने यूपी में घुमा था। उसके समय भी ये जितनी बातें हो रही इसमें से ज्यादातर कारण 2022 में भी दिखाई दे रहे थे। ये नहीं था कि उस समय इसके बावजूद वहां जीती है। देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, पहले थोड़ा आंकड़ा करके फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 8% घटा है। आप तो संख्या में बता रहे हैं, 49.5 था, 41.37% आया है। और जो कांग्रेस सपा का वोट है, पिछली बार देख लीजिए, बसपा सपा को मिला दीजिए तो 19-18 37% वोट करीब था, 37.6% के आसपास वोट था। इस बार उनका वोट जो है 43% मान लीजिए हो गया, 05 है। तो ये जब आप देखें ना तो करीब करीब मोटा मोटी सपा गठबंधन की 6% वोट बढ़ा है, यानी 8% बीजेपी का घटा है। लेकिन ये 8% बीजेपी को देंगे तो अगर अपना दल को मिला लेंगे, आरएलडी को मिला लेंगे और वो जो सुभाषपा है, तो मिला करके इनको 43% वोट, 43.79% है। तो 6% का ये अंतर है और 6% के अंतर से ये सारी स्थितियां बदली है। अब वो बता रहे थे, ठीक बात है कि 47 सांसद रिपीट हुए, उसमें 26 आ रहे, 7 पर नए लोगों को टिकट दिया, 6 जीत गए। तो इसका मतलब, इसका एक अर्थ होता है। लेकिन मूल बात कहां आ रही है? मेरा अपना अनुभव है कि अयोध्या में जो तोड़ फोड़ हुए हैं, यहां तक कि 100 साल के मंदिर थे, तो उस सड़क की चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने कहा कि ये सारे इलीगल बने हुए जी, थे। क्या पूरे अयोध्या का गुस्सा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में निकला? सुन लीजिए, नहीं, मैंने सुनिए ना, इसके कारण बता रहा हूं कि कहां होता है वो जो मैं बातचीत नहीं कर, मैं आपको रोक नहीं रहा, मतलब ये तो कन्वर्सेशनल है। हाँ, मैंने नहीं, वो प्रतीक बताता है कि शासन कैसे चल रहा था, शासन की कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, स्थानीय लोगों से दूरी कैसे बढ़ी हुई थी, कैसे सूचना नहीं पहुंच रही थी। चूंकि उसका एक मैं भी हूं कि मैं अयोध्या में गया तो मेरे से लोग मिले, कई साधु संत थे मेरे परिचित, कहे कि जरा जोगी जी तक नहीं, मेरा सवाल अवधेश जी ये है कि अयोध्या की बात समझ में आ गई, लेकिन क्या अयोध्या पूरे राज्य में स्पिल ओवर हो गई? सब जगह अयोध्या का गुस्सा था? सर ऐसा है, नहीं, अयोध्या का गुस्सा नहीं। अगर वहां की घटना हो रही है, मैंने खुद कोशिश की कि मुख्यमंत्री के यहां से इसका संज्ञान लेके इन लोगों को मुकदमा मिले, मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री तक वो स्थिति, जो चारों तरफ वो जो ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए हैं, वो सही सूचनाएं नहीं पहुंचने दे रहे थे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हार का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण, हालांकि प्रेम जी ने एक बात और कही है, लेकिन इस बात पे अवधेश जी कैसे मैं अब आता हूं वीरेंद्र जी के पास। आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ने बातें नहीं जाने दी। योगी आदित्यनाथ जो कि इतने सशक्त मंत्री, मुख्यमंत्री माने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव माने जाते हैं, नहीं है अयोध्या के लगातार दौरे कर रहे थे, तो वो देख नहीं पाए। पॉलिटिकल फेलियर के लिए ब्यूरोक्रेसी को लाना बहुत रैशनल बात नहीं है। मैं यहाँ तथ्यों से बात रखना चाहूंगा। बीजेपी को यूपी में पहली बार बहुमत मिला था 1991 में, और दूसरी बार बीजेपी को बहुमत मिलने में 26 साल लग गए, यानी 5 विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। पहली बार 91 में मिला, फिर मिला 26 साल के बाद 2017 में, और 2014 से बीजेपी ने जो अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग की जो नई नीति अपनाई थी कि गैर यादव पिछड़े वर्ग के बीच में जगह बनानी है और गैर जाटो दलित में बनानी है, बीजेपी को लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिला। 2022 में बीजेपी को एडिशनल लाभ मिला, एक जो लाभार्थी वर्ग नया खड़ा हो गया कल्याणकारी योजनाओं का। 2000 परिणामों से ये लगता है कि बीजेपी ने जो सामाजिक न्याय की अपनी रणनीति बनाई थी और दलित और वंचित वर्गों में जो अपनी पैठ बनाई थी, वो उसमें बीजेपी को बहुत धक्का लगा है, बीजेपी पिछड़ गई है। ये पहला तो इसका निहितार्थ ये है 2024 के चुनाव का, और ये अगर ये ट्रेंड अगर परसिस्ट करता है तो 2027 में बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में खड़े हो पाना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की धार को कुंद करना बीजेपी अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट बताती थी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी लगातार ये कहा है कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, महिला है, किसान है, युवा है, गरीब है।
तो उन्होंने जो समावेशी राजनीति का एक नया मॉडल जो यूपी में डेवलप हुआ था पिछले 10 सालों में, वो मॉडल 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो गया है। तो अब 2027 में इसके क्या निहितार्थ हैं? बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज बैक विद ए बैंग। वो फिर उसकी धमाकेदार वापसी हुई है, और पिछले 10 सालों में यूपी के कारण ही राष्ट्रीय राजनीति धमाके, ठीक है, आप कह रहे हैं धमाकेदार वापसी हुई है, तो डेफिनेटली ये अपने आप तो नहीं हुई होगी। अब हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। जी, क्यों हुई है? यही बीजेपी का फेलियर है। सवाल है कि क्यों हुई है, यही तो बात है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी के पास सवाल लेके जा रहा हूँ कि अब यहाँ पर पिक्चर में आई थिंक हमें अखिलेश यादव को लेकर आना पड़ेगा। आप अगर उनके उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो जो खुद यादव पार्टी है, इस बार सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया, और जितनी मेरी जानकारी वो सब उनके परिवार के थे। उसके अलावा सारे टिकट उनके गए हैं या तो एससीज को या दलितों को। शायद वो ये मैसेज देने में कामयाब रहे जो आप में से कोई अभी बोल रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, तो वो जो डर है वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग की। प्रेम कुमार जी सिर्फ 5 टिकट उन्होंने दिए यादवों को, सिर्फ 4 शायद आई थिंक मुस्लिमों को दिए हैं। बाकी सारे टिकट जो उन्होंने बांटे हैं वो उसी समीकरण पे बांटते हैं। क्या ये जी, तो क्या समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव का ये दांव चल गया और यहां बीजेपी चूक गई? देखिए भट्ट जी, अगर हम अखिलेश यादव जी ने जो जातिगत आधार पर जो एक पीडीए, हाँ, जिस पीडीए की हम बात कर रहे हैं जी, तो हम उसको पैरेलली देखें तो मायावती जी ने भी आधे से थोड़े कम सीटों पर मुस्लिम और ब्राह्मणों को टिकट दिए, लेकिन उनका तो कार्ड नहीं चला। तो यहाँ पर फिर से हमको आना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की वो क्यों चल गया और मायावती जी का क्यों नहीं चला, या ये बात परखने की जरूरत नहीं। पर तो प्रेम कुमार जी एक बार फिर से अयोध्या को बीच में ला रहा हूं। कितने से? करीब 56,000 वोटों से जीते हैं यहाँ पर अवधेश जी, ठीक है, और वहां पर लल्लू सिंह हारे उतने ही वोटों से, लेकिन जो मायावती के ब्राह्मण उम्मीदवार थे वो 46,000 वोट ले गए। अगर वो ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारती अयोध्या में तो शायद ये नतीजा ऐसा ना होता इस समय। बिल्कुल, आपने उस मुद्दे पर भी ध्यान दिला दिया इस प्रश्न के माध्यम से कि लोग कह रहे हैं कि मायावती जी के कारण समाज पूरे इंडिया गठबंधन को 16 सीटों का नुकसान हुआ है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा तो कहना है कि मायावती जी के कारण इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हुई है, और 16 सीटों का नुकसान अंक गणितीय आंकड़ा हो सकता है, लेकिन आपने अयोध्या का जैसा बताया वैसी कई सीटें बीजेपी को नुकसान मायावती जी के कारण हुई हैं। तो मायावती जी के मूल बात है कि उनका वोट परसेंट आधा हो गया, पहले के मुकाबले 19 से 9 पर आ गई, लगभग 10% का कम हो गया। और यहीं पर एक बात हम ये कह रहे हैं कि जो बात अभी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी वही मुद्दे थे जो इस चुनाव में थे और तब नहीं चला, लेकिन यहाँ करेक्शन लीजिए अवधेश जी, विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष चला था, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरी थी, सत्ता में नहीं आ सकी वो अलग बात है, उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी वो मुद्दे बहुत मजबूती से चले थे। और वही मुद्दा एक नई सरकार से उम्मीद भी थी, जब उस सरकार ने फिर उन मुद्दों को अनसुनी की, जिसमें कि वे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम लोग सड़क पर थे, पेपर लीक का मुद्दा था, वो खुले गायों का मुद्दा था, वो सारे मुद्दे पुराने थे, लेकिन वो मुद्दे पुराने नई सरकार माने लोकसभा चुनाव में बड़े होकर के उस असंतोष को गहरा कर रहे थे, ये कारण है। और लेकिन विपक्ष जो है नैरेटिव के मामले में, मैंने पहले भी कहा, रिपीट करता हूं कि बीजेपी ने जो नैरेटिव की दिया उसकी काट विपक्ष खोज पाया, विपक्ष ने जो नैरेटिव दिया वो काट बीजेपी खोज नहीं पाया। इसकी कमी, सबसे बड़ी कमी संगठनात्मक स्तर पर रही। जेपी नड्डा जी ने जो बयान आरएसएस के बारे में दिया उसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा। अब क्यों पड़ा ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में नहीं पड़ा और उत्तर प्रदेश में पड़ा, क्योंकि इसकी वजह भी संगठनात्मक ही है, जहां संगठन के लोगों ने उस बात को बहुत गंभीरता से लिया। तो पूरा संगठन जो हाई लीडरशिप है ना, उसका सिंक नहीं बैठा योगी आदित्यनाथ जी और लोकल लीडरशिप के कारण। आप समझिए योगी आदित्यनाथ जी की स्ट्राइक रेट कितनी बुरी है उत्तर प्रदेश में, जहां जहां रैलियां कर रहे हैं वहां हार रहे हैं। ऐसा पहले होता था क्या? लेकिन ये देखने को मिला इस बार। यह आप बनारस से भी इस बात को देख सकते हैं। बनारस में आखिर 1.5 लाख का ही अंतर
होना कोई ये तो घटना तो नहीं है। पिछली बार मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट में उतना मार्जिन लिए थे, इस बार बाइपोलर कॉन्टेस्ट में तो बड़े मार्जिन आने चाहिए। वो भला हो अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने कहा कि 80 सीटों में हम क्यूटो को छोड़ के 79 सीट जीत रहे हैं। वो एक तरह से मैसेज था कि अजय राय जी के साथ जो उनका तू मैं उनकी हुई थी, वो एक तरह से सपोर्ट हो गया। नहीं तो ये 1.5 लाख से भी नहीं हार जाते नरेंद्र मोदी। इस बात को मैं पहले भी कह रहा था, लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा था कि मोदी जी हार सकते हैं, लेकिन बचाया है तो अखिलेश यादव जी ने बचाया है जी। ठीक है ब्रजेश जी, तो देखिए ये जो अभी थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे, इस तरह के एक दो बयान आज दिन में आए भी कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें रिफ्ट था। एक बयान आया कि जो उम्मीदवार थे उस पर ठीक से पैसे खर्चे नहीं किए गए, कुछ और आया है कि इसकी जांच कराएं, ये कराएं, वो कराएं। तो क्या एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए या अपनी सोशल इंजीनियरिंग को पुख्ता किया, और दूसरी तरफ कॉम्प्लिसेंसी प्लस एक ये बात कि भाई इंटरनली शायद चीजें पूरी तरह से फिट नहीं थी बीजेपी के अंदर, मुख्यमंत्री अलग जा रहे थे, संगठन अलग जा रहा था, शायद केंद्र अलग जा रहा होगा, और उसका नुकसान शायद उन्हें अंदाजा नहीं रहा। नहीं तो इस पे काम जरूर करते, उन्हें लगा होगा कि राम मंदिर और वो चीजें शायद बहुत बेहतर काम करेगी। तो ये सबका मिश्रण है जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप एमपी को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान में थोड़ा ऊंचा नीचा है लेकिन उतना नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश का मामला दूसरा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ठीक है कि विधानसभा चुनाव में भी यही स्थितियां थीं, मुद्दे थे, लेकिन तब लोगों को ये विश्वास था कि अभी योगी को हमको जिताना है, आगे ये स्थितियों में सुधार होगा। जहां हम जाते थे वो लोग कहते थे कि नहीं ये यही लोग ठीक करेंगे, अब वोट इनको दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे तो मुद्दे आ गए कि इसका असर पड़ा। दूसरी बात और है कि जो प्रत्याशी चयन की बात मैं कह रहा हूं, आप प्रत्याशी चयन की बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग 2 बार आपको जिता चुके हैं। इसके पिछली बार भी वही मुद्दा उठा था कि प्रत्याशी ठीक नहीं है, फिर आपने कहा नहीं सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दीजिए, मोदी के नाम पर वोट दीजिए, फिर लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया। अब कितने बार लोग करेंगे? वो सांसद आना नहीं चाहते, आना क्या वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग उबे हुए हैं। लोग कितने दिन आपकी बात कितने क्यों स्वीकार करने लगेंगे वो कि साहब आप जो कह दो वोट डाल दें और आप उनकी बात ना माने, क्यों न माने आप? ये हुआ है सारा मामला, ये हुआ है कि सारा इकट्ठा होता रहा सारा मामला, और लोग कहते रहे, प्रतिनिधिमंडल गए लोग मिलने के लिए, डिमांड की साहब इनको न दीजिए, किसी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए। आप समझ लीजिए प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत मैंने देखी है। जो लोग कह रहे हैं वो गए नहीं। सवाल ये है कि ये बातें सुनी क्यों नहीं गई? नहीं करना चाहते, ये बातें सुनी क्यों नहीं गई कि साहब हम सबको रिपीट, मैं बता तो रहा हूं नहीं सुनी गई, कहा सबको रिपीट कर देना। सारे लोग जब किसी ने बोला तो उसको ये कह दिया कि ठीक है, वो सब लोग अंत में जाके वोट देंगे। लोग ऐसा कोई ऐसे, तो क्या कैलकुलेशन में चूक हो गई? क्या कैलकुलेशन में चूक हो गई? बहुत बड़ी। आप समझ लीजिए, एक तरफ जाति समीकरणों को तलाशा जा रहा था, एक तरफ जाति समीकरणों को नए सिरे से गढ़ा जा रहा था, सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किया जा रहा था, और एक तरफ वही जो 2 बार से चुनाव जिस समीकरणों में चल रहा था, आप उसी को प्रयोग नहीं कर सकते, थोड़ा बदलाव करना होगा। यदि आप सोचे कि वही प्रयोग करते रहे, वही प्रयोग करते, तो कोई नहीं सुनता। आपकी क्यों सुनने लगे बात? मैं बताया तो मैंने आपको, अलीगढ़ गए तो उन्होंने कहा ठीक है ये सीट हार जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे इनको। अब ये सीट मोदी हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, देश में जीत रहे हैं, लेकिन हम उनको वोट नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। हर आदमी तो एक बात मुझे समझनी होगी। चलिए मैं बाकी लोगों से भी आता हूं। प्रेम कुमार जी, अभी आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि नहीं सुनी गई, वही चीजें रिपीट की गई। लगभग ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी, वहां भी टिकटों का चयन ऊपर से हुआ, बल्कि वहां पर भी एक फैक्टर था। हो सकता है कि जिस तरीके से वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो अपनी गद्दी से जाते रहे, बाद में उन्होंने बहुत कुछ भाषण और रैलियां भी की, मामला ठंडा हो गया, अलग बात है, लोग वहां भी गुस्सा दिखा सकते थे, जैसे शिवराज सिंह हटे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टी एक सीट बढ़कर आई, 30 में से 30, 100%, 29 में से 29, 100% रिजल्ट आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वहां बहुत अंतर आ जाता है। क्या हुआ फिर? वहां पे भी नहीं सुना होता अगर ऐसा होता तो?
सर म्यूट पर हैं आप, प्रेम जी। जी मैं इसी प्रश्न पर हस्तक्षेप करना चाह रहा था कि जो सीटें नहीं बदली गई, उम्मीदवार नहीं बदले गए, तो इसका कारण था कि उम्मीदवार बदले जाते तो किसको टिकट दिया जाए, तो रिकमेंडेशन किसका चले। योगी आदित्यनाथ जी लिस्ट लेके कई बार पहुंचा चुके थे, उनकी एक भी नहीं चली, उनका एक भी रिकमेंडेशन नहीं माना गया। तो इसका तरीका ये निकाला गया कि कम से कम बदलाव करो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिपीट किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी का कुनबा बड़ा होकर के संसद में न पहुंच जाए, ये प्रयोग करने से बचा गया। मध्य प्रदेश में ये संकट नहीं था, वहां प्रयोग बड़े आराम से हुआ, क्योंकि शिवराज सिंह पहले हटाए जा चुके थे। नए मोहन यादव जी में वो बात ही नहीं थी कि वो रिकमेंड करते कि यहाँ से इसको टिकट दे दीजिए, उसको टिकट दे दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका को जो सीमित करने की कोशिश हुई, इससे योगी आदित्यनाथ जी का कुनबा पूरी तरीके से एक तरह से उदासीन हो गया। हम ये कहेंगे, हम बैठ गया तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन उदासीन हो गया, और उसका नुकसान जो है पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम योगी आदित्यनाथ को होल सोल अकेले जिम्मेदार बता रहे नहीं। इससे पहले हमने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी के लेवल पर भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई, खुद को भगवान बताने की, आरएसएस को नहीं मानने की, उसका भी संगठन पर उल्टा असर पड़ा। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से पूरे संगठन को अपने हाथ में ले रखा था, भाई व्हाट्सएप भी करो तो उन्हीं की टीम को करो, सारी रिपोर्ट उन्हीं को दो, तो फिर जिम्मेदारी भी लो। आज ये इस भाव में योगी आदित्यनाथ जी की टीम ने रिएक्ट किया है कि सब कुछ आप ही करेंगे तो जिम्मेदारी भी लीजिए। आज उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है भट्ट साहब। देखिए, ये बात तो सही है कि योगी आदित्यनाथ का यूपी में टिकट बंटवारे में भूमिका नगण्य थी, और उत्तर प्रदेश में 2022 के पहले से सत्ता के गलियारों में, पावर कॉरिडोर में मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और अमित शाह जी के बीच में जो एक जो खींचतान है, पावर स्ट्रगल है, ये खबरें लगातार बनी हुई हैं। कोई इनका कहीं कोई ऑफिशियल आधार तो होता नहीं है, लेकिन जो लोग विषय को जानते हैं वो समझते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। और निश्चित तौर पर प्रेम कुमार की बात बिल्कुल सही है, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भुगतना पड़ा। और बीजेपी की इस पावर स्ट्रगल ने समाजवादी पार्टी के लिए, अपोजिशन के लिए एक माकूल जमीन तैयार की। वरना 2017 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, तब समाजवादी पार्टी 47 सीट पे सिमट गई थी और कांग्रेस 7 सीट पे सिमट गई थी, और तब दो लड़कों के लोकल के बड़ा मजाक बनाया गया था। इस बार दो लड़कों का मजाक नहीं बना है, दो लड़कों की टीम काम आ गई, लेकिन राम ने बीजेपी को आशीर्वाद नहीं दिया। तो बीजेपी का जो इंटरनल पावर स्ट्रगल है, और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, सबकी जानकारी में है, उसका नुकसान स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। लखनऊ में जहां से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं, लगातार तीसरा चुनाव जीते हैं, वो यहाँ पे पिछली बार 5 असेंबली सेगमेंट में जीते थे, अब की 2 में हार गए। केवल जो है 2022 में भी बीजेपी एक सेगमेंट हार गई थी लखनऊ सेंट्रल का, जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक है। अब की बार केवल 2, लखनऊ लोकसभा में 5 असेंबली सेगमेंट हैं, केवल 2 सेगमेंट के बल पर राजनाथ सिंह की जीत हुई है, वो भी 1.5 लाख के आसपास वोट से। तो ऐसा नहीं कि लखनऊ अछूता रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो कानपुर में हुआ, जिस रमेश अवस्थी को वहां टिकट दिया गया उसे कोई जानता ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या में रोड शो किया, कानपुर में रोड शो किया, अयोध्या तो 2 बार गए, तो और बहुत कम मार्जिन से रमेश अवस्थी वहां से जीते हैं। और जबकि कानपुर आप जानते हैं यूपी का सबसे बड़ा शहर है, और ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ से एक बार मुरली मनोहर जोशी भी एमपी रह चुके हैं। तो ये भी चमत्कार बीजेपी ने किए, ऐसे लोग ले आए जिन्हें कोई जानता नहीं था। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे के बारे में भी था, भाई कहाँ से ले आया, उनको लेके बहुत नाराजगी थी, वो चुनाव हारे। तो बीजेपी का पावर स्ट्रगल भी बहुत बड़ी हद तक उत्तर प्रदेश में जो नेगेटिव परिणाम बीजेपी के आए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में बैठे लोग जो हस्तक्षेप कर रहे थे, उनको भी इन परिणामों की जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए। अकेले योगी आदित्यनाथ कैसे जिम्मेदार? चलिए हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक पावर स्ट्रगल की स्थिति में आ गई है बीजेपी, जहां पर
कई सूत्र बन गए हैं या कई केंद्र बन गए हैं पावर के, और आगे तो विधानसभा चुनाव भी है और एक बहुत बड़ी जीत का विश्लेषण डेफिनेटली चल ही रहा होगा, बहुत बड़ी हार का विश्लेषण कि अगर शायद उत्तर प्रदेश की कहानी अलग होती तो इस समय राष्ट्रीय स्तर पे भी कहानी अलग होती। हम एक परफेक्ट गवर्नमेंट देख रहे होते, ना कि कोलिशन वाली गवर्नमेंट जिस तरीके से हमने पिछले 10 साल देखा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक लेकर और थोड़ा इसको समझेंगे कि उत्तर प्रदेश के समीकरणों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जोड़ी ने कितना क्या कुछ अलग कर दिया, और उसमें बीजेपी जो बहुत सारा एनालिसिस कर गई कि कहां चूक गई, कौन सी चीजों में गड़बड़ हो गई, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स थोड़ी भारी पड़ गई या फिर समझने में गलती हो गई। जहां पर 10 साल तक इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा था, वहां अचानक इतना बड़ा सेटबैक कैसे हुआ। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। न्यू का वाह, इंश्योरेंस लिया? ऑफ कोर्स। एक्को पे है 0 कमीशन, फुल बेनिफिट्स एंड लो प्रीमियम। अरे क्या 200-300 रुपए बचाने के लिए कार इंश्योरेंस हो लेना तो एक्को चेक कर लेना। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जनादेश 2024 में हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति की सत्ता का केंद्र है, वहां से बीजेपी कैसे चूक गई, क्योंकि उस चूक से अब स्थिति यह है कि जो पिछले 10 साल से एकांकी राज था बीजेपी का, कहने के लिए एनडीए की सरकार थी लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास था, इस बार वो स्थिति नहीं है। वो 303 की टैली से 240 पे आ चुकी है और अब एक सही मायनों में कोएलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार बन रही है। और हम सब जानते हैं कि पूर्ण बहुमत और गठबंधन की सरकार में कितना अंतर होता है। लेकिन सवाल बड़े यही हैं कि क्या हुआ यूपी के अंदर, क्या जिस चीज की हम बात करते थे कि या जिस चीज को कहा जाने लगा था कि अब जाति समीकरण खत्म हो गए हैं, जाति राजनीति नहीं चलेगी, वो फिर से लौट कर आ रही है, तो क्यों ऐसा बन पड़ रहा है? वो बड़ा लाभार्थी वर्ग कहां गया जिसकी इतनी बात हो रही थी, क्यों वो आधार नहीं बना जीत का? तो कहां चूक हो गई उत्तर प्रदेश में? अवधेश जी, जो लाभार्थी वर्ग वाली बात आपने भी कही थी थोड़ी देर पहले, उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस था बीजेपी को कि हमने बहुत काम किया है, उसका कई जगह उन्हें फायदा भी मिला, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, पहले तो आपने मध्य प्रदेश की बात की है और गुजरात की, तो ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश और गुजरात में रिकॉर्ड वोटिंग कम हुई है। 9% के आसपास दोनों जगह वोटिंग कम हुई थी और भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीती। इसलिए जीती कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस रह ही नहीं गई है। जिला जिला में 70% कांग्रेस अगर बीजेपी में चली गई हुई है, गुजरात में चली गई है, तो वोटिंग कम भी होगी तो जीतेगी। तो इसलिए वो एक बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य है और मध्य प्रदेश का काम अलग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में
जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो अपने अच्छे हैं, उन्होंने प्रशासन को ठीक किया, उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक किया, लेकिन अगर एक मॉडल प्रदेश था तो शासन को एक मॉडल शासन होना चाहिए था। हुआ है यही कि कार्यकर्ताओं की, स्थानीय नेताओं की सत्ता से व्यापक दूरी बन गई है। और सच यह है कि जगह जगह हर क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके प्रतिबद्ध समर्थक, उनके यहां तक कि स्थानीय नेता चुनाव में बड़ी संख्या में या तो उदासीन थे या विरोध कर रहे थे। ये दो स्थितियां होती है। जब कार्यकर्ता उदासीन होता है, विरोध करता है, तो नैरेटिव की लड़ाई आप नहीं लड़ पाते हैं। तो जो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, इसका उस रूप में खंडन नहीं हुआ। नहीं तो अखिलेश यादव ने तो बहुत देर से चुनाव प्रचार शुरू किया, और अखिलेश और राहुल की सभा जो है 2 चरण के बाद हुई है। तो इस समय की उस परिस्थिति को अगर ठीक से नहीं समझेंगे कि ये चारों तरफ यही स्थिति थी। अगर आप ऐसे लोगों को, मैं जा रहा था, कार्यकर्ता जो सक्रिय होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, वो भी चाहता है कि हम राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाए, विधान परिषद जाए। अगर आप आरपीएन सिंह को राज्यसभा देंगे तो आपको लग सकता है कि हम जातीय समीकरण साधते हैं, लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं को उससे धक्का पहुंचता है। जिस प्रकार के लोग भेजे गए हैं विधान परिषद में, वो सारे इस वहां थे। इसलिए कार्यकर्ता अयोध्या की स्थिति को देखते हुए भी बीजेपी के वर्कर उत्तर प्रदेश में उस से सक्रिय नहीं थे। बाकी जो चीजें कही जा रही है कि जोगी जी लेके गए, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने देखा है कि सब एक साथ बैठते हैं, टिकट पर बात होती है, कहीं असहमति होती है, सहमति होती है, 2, 4, 5, 7 सीट जब बचता है तो किसी पर छोड़ दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ को लाने में भूमिका जो अमित शाह की रही है, लंबे समय से एक संबंध है, राजनीति में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन यह कह दिया जाए कि अमित शाह जो है केवल अपना ही चला रहे थे, जोगी जी की नहीं चली है, यह मीडिया की खबर हो सकती है। कई बिंदु पर असहमति होती है, क्योंकि इस समय अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे तो कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से योगी आदित्यनाथ माने जाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले हमारा नाम लेते थे जो मोदी का, उसके साथ जोगी को जोड़ दिया तो 10 बार उन्होंने नाम लिया है। इसलिए ये जो है ना, ये सब मूल बात यही है कि उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश के शासन और संगठन में कोई तालमेल नहीं था, संगठन की दूरी बन गई थी। कार्यकर्ताओं की बात ब्रजेश जी भले कह रहे हो, मुझे जानकारी है कि कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, नहीं पहुंच रही थी। तो ये दूसरी स्थितियां ये थी, ठीक है, लेकिन जिस तरह की पार्टी है बीजेपी और जिस तरीके का अनुशासन है उसके अंदर, और जिस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं ना अवधेश जी, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन वो थोड़ी पचती नहीं है। वीरेंद्र भट्ट साहब, हाँ, आप, क्योंकि मेरे को क्विकली करना पड़ेगा, समय थोड़ा कम रहेगा। नहीं पच रही हो ना, सुनिए, आपको नहीं पच रही हो, फैक्ट यही है। मैं घूमा हूं, मैं हजारों लोगों से मिला हूं। नहीं, मैं माफी, और मैं जी कह सकता हूं कि अवधेश जी, हाँ, ठीक है, मैं जी, आप बेहतर समझते हैं प्रदेश को, बिल्कुल सर, आप प्रदेश को बेहतर समझते हैं, और ये पचने वाला शब्द मुझे खुद को ठीक नहीं लगा, तो मेरे समझ में कम आई। नैरेटिव की लड़ाई कैसे लड़ी गई? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। वीरेंद्र साहब, यहां पर आरएसएस की भूमिका क्या रही? क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पार्टी, ये संगठन बड़े स्ट्रांग है और ये किसी चीज को हल्के में नहीं लेते। उनकी भी बातें, उनकी भी जो उनकी भी संस्कृति थी, जो उनकी रिकमेंडेशन थी, उसको भी बीजेपी लीडरशिप ने इग्नोर किया। और आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा का जो बयान था 4 जून को भी आपने देखा होगा, जो शाम को विजय समारोह हुआ था उसमें भी। लेकिन जो बार बार अवधेश जी कह रहे हैं, सरकार कार्यकर्ताओं के प्लेजर के लिए नहीं बनती है, सरकार जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनती है, जनता की सेवा के लिए बनती है, कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए सरकार नहीं बनती है। और ये रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जनता से संवाद कैसे कायम करेगी, कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेगी, सीधे करेगी, कैडर के बल पे करेगी, या ब्यूरोक्रेसी के बल पे करेगी। और अपनी पॉलिटिकल फेरियोल के लिए ब्यूरोक्रेसी के बीच में लाना, ये बहुत शालीन बात नहीं कही जा सकती। जी ठीक है, मैं अब थोड़ा है। जी ब्रजेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे, करता जनता नहीं है थोड़े, ठीक है सर, अब समय कम रह गया। ब्रजेश जी, क्या वो जातीय समीकरण राजनीति का फिर से लौट के आ रहा है और उत्तर प्रदेश उसकी जमीन बन रहा है, जो कहने लगे थे कि अब खत्म है?
नहीं, अब देखिए, अब बीजेपी भी तैयार हो गई है। वो लड़ाई आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे वास्तव में इस तरह की घटनाएं होती हैं। राजनीति में चुनाव में हारना, आपको वो याद होगा जब लोकसभा चुनाव 19 के पहले 3 महीना पहले 3 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। तीनों में 2-2 लाख 2.5 लाख से हार गई थी बीजेपी, लेकिन 3 महीने बाद जीत गई। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब चलती है राजनीति में। इस समय जो है ये नहीं उसको ठीक कर पाए, नहीं वो कर पाए। कार्यकर्ताओं के जो उनकी नाराजगी की थी प्रत्याशियों को लेकर के, उसका कोई वो नहीं हुआ और अकस्मात ये पेपर लीक वाला मामला आ गया और बिजली की समस्या पहले चल रही थी। ये तमाम मिलकर के हार का कारण बनी है। अब मुझे लगता है कि अब असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि अब 2027 की लड़ाई अब आज ही से या कल से या 2 दिन बाद से ये शुरू होने जा रही है। बड़ी रोचक लड़ाई होने जा रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो देखिए, कोशिश थी विश्लेषण करने की, क्योंकि इस समय पूरे देश के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि बीजेपी जो वहां पर इतना शानदार प्रदर्शन कर रही थी 2014 में, उसके आने का जो आधार बना वो यूपी था। 2019 में यूपी ने लगभग वही रिजल्ट दिया और आखिर 2024 में ऐसा क्या बदल गया कि पूरी की पूरी कहानी ही उल्टी हो गई। कई दिनों तक इसका विश्लेषण चलता रहेगा मीडिया में भी, और साथ में बीजेपी के अंदर भी जो उनका थिंक टैंक है वो लगातार इस पर बात करेगा कि उत्तर प्रदेश में वो कहां चूक गए। जैसा कहा कि 2027 ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर चुनाव होने ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि देश की राजनीति का आधार था, वो जमीन एक बार फिर कह रही कि वो अभी भी देश की राजनीति का आधार है। आपको लगातार उस पर काम करना होगा और उसको समझना होगा। वो शायद इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।